Hello students, good morning. Students, I hope you all are safe at your home. Students, in last video we have discussed about non-cooperation movement. And in this video we will discuss about towards civil disobedience movement. देखिए मैंने यहाँ पे towards word यूज किया और ये आपके चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका हिस्ट्री चैप्टर है उसका ही एक पार्ट है. सो आपको पता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में. जनवरी 1921 से लेके वो फरवरी 1922 तक चला. अब और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 1930 में स्टार्ट हुआ था. 1931 में स्टार्ट हुआ था और 32 तक चला था. तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना जरूरी है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें क्या था. क्या उसमें लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे, एक बार विरोध किया उसके बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, चलो 10 साल के बाद फिर करेंगे? नहीं, हम उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन बिटवीन दिस 9 years, इन 9 सालों के बीच और क्या क्या हुआ. तो इसलिए मैंने ये हेडिंग डाला है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़े. तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे स्वराज पार्टी, देन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड साइमन कमीशन, बिकॉज दोज बोथ पॉइंट्स definitely affected our political system, and then we will discuss about पूर्ण स्वराज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ते हैं स्वराज पार्टी की ओर. देखिए स्वराज का मतलब सबको पता है, स्वराज का मतलब अपना राज. यहाँ उस स्वराज की बात नहीं हो रही जो गांधी जी डिमांड कर रहे थे, यहाँ एक पार्टी की बात हो रही है. इससे पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस क्यों ले लिया था गांधी जी ने. तो उसके पीछे 3 रीजंस थे बेटा. 3 रीजन ये थे कि एक तो मैंने आपको बताया था कि चोरी चोरा इंसिडेंट हो गया था. चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को लगा कि ये वायलेंस हो गई और गांधी जी चाहते नहीं थे वायलेंस, तो इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया. दूसरा, जो भी मूवमेंट में लोग भागीदारी निभा रहे थे, जो भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दे वर नॉट ट्रेन्ड पीपल. सो गांधी जी को लगा कि उन्हें ट्रेनिंग देना जरूरी है. तो अगर नेक्स्ट टाइम हम कोई मूवमेंट करेंगे तो ट्रेन पीपल होने जरूरी है, अदरवाइज हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा. थर्ड पॉइंट जैसे बताया था कि जो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस होते थे जिनमें कुछ जो लोकल पीपल है पार्टिसिपेट करते, तो वो अब क्या कहने लग गए कि अब ये मूवमेंट ज्यादा चलेगा तो हम क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो उन्होंने पहले तो मना किया था कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे वो गवर्नमेंट की रजामंदी है इसलिए हो रहे हैं तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. लेकिन बाद में बहुत से लीडर्स ऐसे थे जो ये कहने लगे थे कि हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. उस टाइम पहले मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट लोगों ने नहीं किया था, बजाय एक स्टेट के, तमिलनाडु स्टेट के अलावा, यानी कि वहां एक मद्रास में एक पार्टी थी जिसने नहीं माना कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन में, और सभी पार्टीज एग्री हो गई थी. तो यहाँ पे जो स्वराज पार्टी है ये उसी से रिलेटेड है कि जैसे लीडर्स जो कांग्रेस में शामिल थे, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के लीडर्स ने मना कर दिया कि पार्टिसिपेट नहीं करना है. तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यहाँ मैंने 2 नाम लिखे. मोतीलाल नेहरू जी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने उस टाइम ये बड़े प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, और उस टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी यंग लीडर्स में आते थे. और सी आर दास की फुल फॉर्म है चितरंजन दास, चितरंजन दास. तो इन दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी. किस लिए? प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. अब यहाँ देखिए 2 चीजें हो गई. एक तो कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट की जो रजामंदी है कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है तो नहीं करेंगे. दूसरे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे, इससे क्या होगा. इनका भी इंटेंशन कोई गलत नहीं है. इनका इंटेंशन ये नहीं है कि अब हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे. इनका इंटेंशन ये था कि हम काउंसिल में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जो भी जीत जाता है, जो भी आप भी देखते हो कि जो एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाता है, तो जो लेजिस्लेचर जो असेंबली होती है उसमें सभी लोग बैठते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी के हो. सभी लोग बैठते हैं, बात करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. जो भी लॉज बनाते हैं, जो भी वहां पे डिसीजंस होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं. तो इनका मानना था कि अगर हम प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ेंगे और अगर हम जीत जाते हैं तो हम उस काउंसिल में जाएंगे, वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे और आमने सामने बात करेंगे, गवर्नमेंट के सामने बैठ के हम बात करेंगे और अपने जो मुद्दे हैं, हमारी जो डिमांड्स है उनको रखेंगे, जो गवर्नमेंट को उन पे विचार करना पड़ेगा. क्लियर. इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इकोनॉमिक क्राइसिस.
और साइमन कमीशन, देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आपको सबको पता है कि जो यूएसए की इकोनॉमी थी कोलैप्स हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से, पूरे वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस थे, मीन्स जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके रिच फार्मर है या पुअर फार्मर है कोई भी है, तो उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनका जो प्राइस था मार्केट में वो कुछ भी नहीं था। यानी कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, इंडस्ट्रीज भी बूस्ट हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ब्रिटेन की इंडस्ट्री अपनी वार नीड्स को पूरा करने में लग गई, तो उस टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बूस्ट हुई थी। तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो हो रहा है, इंडस्ट्रीज में भी हो रहा था, एग्रीकल्चर में भी हो रहा था, लेकिन मार्केट पे उनके प्राइसेस नहीं मिल पाने की वजह से देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए और लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन देखिए 1927 में एक टोरी गवर्नमेंट जो कि लंदन में बनाया गया था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को बनाने के पीछे एक पर्पस क्या था कि जो इंडिया का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको प्रिपेयर करना, उसको इस तरह से जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाना कि लोगों के लिए वो फेवरेबल हो। तो इस तरह की गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक हमने कमीशन बनाया है, और ये कमीशन इसलिए हम भारत भेज रहे हैं कि आपके जो सिस्टम में आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में और उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए ये कमीशन काम करेगा। अब ये तो अच्छी बात थी। अच्छी बात क्यों थी कि चलो उनकी समझ में आ रहा है, वो कुछ हमारे लिए रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि भाई टोरी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है तो वो अच्छा है। तो जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया आता है, इसका जो लीडर होता है वो सर जॉन साइमन होता है। इसी के नाम पे साइमन कमीशन का नाम रखा होता है, सर जॉन साइमन। ये आपको याद रखना है, ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों ही पॉइंट्स ने, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस और साइमन कमीशन है, इन दोनों ने ही इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। मैं वही बता रही हूँ, आपको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से अफेक्ट किया। देखो इकोनॉमिक क्राइसिस मैंने आपको बताया भाई, बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड था उसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। जो प्रोडक्शन है वो हो रहा था लेकिन उसके प्राइसेस बहुत लो थे, तो लोग उसमें अर्न नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन इंडिया में आया और इंडियन पीपल ने उसको रजिस्ट कर दिया। रजिस्ट क्यों किया, इसके पीछे रीजन था। इसका क्वेश्चन भी आता है कि भाई, एक तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन, कब आया इंडिया में, इसका लीडर कौन था, इसमें क्या 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 कहा गया था, लोगों ने इसका विरोध क्यों किया। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड पीपल रेसिस्ट द साइमन कमीशन। तो जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था उसका लोगों ने विरोध किया और उसको गो बैक साइमन के नारे लगाए। गो बैक साइमन का मतलब है साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। क्यों, इसके पीछे रीजन था। इसमें देखिए 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में, और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन मेंबर इसमें एक भी नहीं था। अब इंडियन मेंबर नहीं था तो लोगों को समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन अच्छा नहीं हो सकता। अदरवाइज हमारा एक लीडर तो इसमें होता जो हमारे वेलफेयर की बात करे, या हम उससे आश्वस्त हो कि जो ये कमीशन जो करने वाला है, जो रिफॉर्म्स करने वाला है, वुड बी इन फेवर ऑफ इंडियन। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइमन कमीशन का विरोध लोगों ने क्यों किया। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारे ग्रुप्स एक साथ आ गए थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग है, सबने मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई लोग भड़क गए हैं। अब इसके बाद देखो बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, ये किसको बेस तैयार कर रही है, किसके लिए बेस तैयार कर रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए बेस तैयार कर रही है। इन सारी सिचुएशंस को मिलाने के बाद जो मूवमेंट हुआ था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे साइमन कमीशन जब आया तो लोगों ने विरोध किया और लाला लाजपत राय की इसमें डेथ भी हो गई थी, जो लाठीचार्ज किया गया था। यहाँ इसके बाद मैंने यहाँ पे नोट किया है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज ये वर्ड, इसका मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, अपनी गवर्नमेंट, अपना रूल, अपना सारा सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा, इन लोगों का जो गुस्सा देख के, तो उस टाइम आपको पता है कि जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन, ये याद रखना आपको कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो उस टाइम वायसराय कौन था। पूर्ण स्वराज की जब डिमांड की तो उस टाइम वायसराय कौन था, तो उस टाइम वायसराय था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था उसका, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने अपना कार्ड खेला।
कार्ड खेलने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन इसने देख ली। अब ये सिचुएशन क्या थी पहले उसको समझ लो। लाहौर में एक सेशन हुआ था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कांग्रेस के हर साल या साल में 2 सेशन भी हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं होते थे शहरों में, और जिस शहर में जिस सिटी में वो सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था तो उस सिटी के नाम से ही उसको नाम दे दिया जाता था। तो ये लाहौर सेशन, ये एग्जाम में आपके मैप में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1929 का सेशन पूछा जा सकता है, या 11 डिमांड्स कौन से सेशन, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो कौन से सेशन में रखी गई थी, तो ये आप लाहौर सेशन इसमें लिखेंगे, इसका आंसर होगा। और हर सेशन में एक प्रेसिडेंट होता था, प्रेसिडेंट मीन्स एक हेड होता था जिसकी देखरेख में पूरा सेशन जो है ऑर्गेनाइज होता था, वो उस सेशन को प्रेजाइड करता था। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है वो लाहौर सेशन में हुई, लाहौर सेशन में रखी गई, और इसकी जो लीडिंग है, इसका जो प्रेसिडेंट था इस सेशन का, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, यंग लीडर थे और चाहते थे कि हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। पूर्ण स्वराज उन्होंने डिमांड की और इस मीटिंग में यही डिसीजन निकाला गया कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लॉर्ड इरविन उस टाइम वायसराय था, और लॉर्ड इरविन ने अपना लास्ट कार्ड खेला। लास्ट कार्ड का मतलब समझते हो ना, हुकुम का एक का, कि बहुत बड़ी चाल एक खेली कि हम इनको क्या करेंगे भाई, ठीक है, हम तुम्हारे लिए ना कुछ जैसे लोगों को एक तरह से फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत ज्यादा डिमांड्स है, या यूं कह सकते हो जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसको वो बहुत बड़ी चीज की डिमांड कर रहा है, उसको एक चॉकलेट देके हम कह देते हैं ले बेटा ठीक है बाकी बाद में करेंगे या देखेंगे, तो वो चॉकलेट देने वाली बात, या यूं कह सकते हो लॉलीपॉप देने वाली बात हो जाती है। कि क्या किया लॉर्ड इरविन ने कि हम आपको ना 2 चीजें आपको देते हैं। एक तो आपको देते हैं डोमिनियन स्टेट का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस, और दूसरा आप हमारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में होगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लो, ठीक है। तो वहां पे आप अपनी डिमांड्स रखना, हम विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है, हम आपके फेवर की बात करेंगे, और जहां तक हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। और डोमिनियन स्टेटस का यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि ठीक है, हम आपको आपकी गवर्नमेंट दे देंगे, हम आपको अधिकार दे देते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन जोड़ दी है, लेकिन उसके ऊपर लास्ट जो अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। भाई सारा काम आपने किया, लास्ट में कोई कह दे कि ये काम तो गलत है, ये तो सही नहीं है, आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, सब कुछ, दूसरा उसमें कमियां निकाल के कह दे कि नहीं 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 ये रूल सही नहीं है, ये लॉ सही नहीं है, इसमें ये रिफॉर्म होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए, फिर क्या उस पावर का क्या फायदा। ये उसी तरह से जैसे आपने देखे होंगे बहुत से कॉलेजेस होते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के नाम पे चलते हैं, और उन कॉलेजेस के अपने इंटरनल कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो यूनिवर्सिटी अपने रूल रेगुलेशन को उनके ऊपर एक तरह से इम्पोज कर देती है, या जबरदस्ती उनको मानना पड़ता है उस रूल को। तो ये उस तरह की सिचुएशन थी कि आप अपनी गवर्नमेंट तो बना लो, लेकिन उसके ऊपर जो एक तरह से फाइनल जो अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 4 चीजों के बारे में डिस्कस किया, एक तो स्वराज पार्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस, साइमन कमीशन, जो कि दोनों ही मैंने आपको बताए थे, इन दोनों ने ही बहुत ज्यादा हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको फ्रेम किया था, बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। इसके बाद मैंने बात की पूर्ण स्वराज की, जो लाहौर सेशन में रखा गया था। अच्छा, पूर्ण स्वराज से रिलेटेड एक और मैं आपको बताती हूँ, पूर्ण स्वराज की जब डिमांड की गई थी दिसंबर 1929 में सेशन हुआ था, और इसमें कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 से जो 26 जनवरी का जो डे है उसको हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स ये आजादी का दिन हम मनाएंगे आज से हमेशा के लिए। और आपको पता है कि इस दिन तो हम आजाद नहीं, हम तो हुए थे 15 अगस्त को, तो उस दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। और आपको याद होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 26 नवंबर 1949 में बनके तैयार हो गया था। अब इसके बाद देखो 1930 में हमें वहां इंडिपेंडेंट नहीं मिली उस टाइम, लेकिन उस दिन के बाद, उस साल के जो 26 जनवरी है उसके बाद हम 1930 से हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते आ रहे थे जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा जो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है ये एक यू कह सकते हैं कि इट इज एन हिस्टोरिकल डेट। हिस्टोरिकल डेट का मतलब है
कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में, और इसको एक तरह से इंपॉर्टेंस देने के लिए, इसका सिग्निफिकेंस बनाए रखने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही अडॉप्ट किया। तो इसके पीछे आपको ये भी बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता भी होगा कि हमने 26 जनवरी को ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट क्यों किया, 2 महीने तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों रखा। तो इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन था कि जो पूर्ण स्वराज की डिमांड थी उसमें कहा गया था कि 26 जनवरी से अब हर साल हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और हम सिर्फ और सिर्फ किसकी डिमांड करेंगे, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हमें अपना राज चाहिए, हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए। तो इस तरह से इसमें डिमांड की गई। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा, आपने बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साल्ट मार्च के बारे में, क्योंकि साल्ट मार्च एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था किसके लिए, कि सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक बेस तैयार किया था। तो अभी हम डिस्कस करते हैं साल्ट मार्च के बारे में। ओके, देखिए, साल्ट मार्च या दांडी मार्च और साल्ट मार्च दोनों ही सेम है। दांडी मार्च इसे क्यों कहा जाता है और साल्ट मार्च क्यों कहा जाता है? देखिए, साल्ट मार्च इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें साल्ट को एक सिंबल बनाया गया था, और किसके लिए, एगिटेशन के लिए, विरोध के लिए, टू अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसमें ध्यान देना है कि जो साल्ट मार्च है, यानी कि जो व्हाई साल्ट वाज चूजन एज ए वेपन बाय गांधी जी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश या टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गांधी जी ने साल्ट को ही क्यों चुना? गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए। साल्ट क्या है, सबको पता है। साल्ट एक ऐसी एसेंशियल चीज है जिसको सभी यूज कर सकते हैं। बिना साल्ट के खाने में कोई टेस्ट नहीं होता। बिना साल्ट के आप कितना भी अच्छा खाना बना लो, कितना भी उसमें स्पाइसेस डाल दो, कितना भी बहुत सब कुछ डाल दो, लेकिन अगर साल्ट नहीं होगा उसमें तो शायद उसका टेस्ट आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो साल्ट मार्च, दांडी मार्च इसको क्यों कहा गया? क्योंकि साल्ट मार्च किया गया था एक साबरमती आश्रम से लेके और दांडी तक। दांडी एक जगह है जो कि कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन है दांडी, जो कि गुजरात में ही है। तो साबरमती आश्रम जो कि अभी भी है और पहले भी था, तो आश्रम से लेके और दांडी तक एक मार्च शुरू किया था गांधी जी ने। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढेंगे, या 3 पॉइंट्स है, जैसे वाई, क्यों किया, या साल्ट को ही क्यों चुना गया, किसके लिए, एक मूवमेंट के लिए या विरोध प्रदर्शन के लिए। तो साल्ट को इसलिए चुना गया कि बिकॉज साल्ट इज कंज्यूम्ड बाय रिच और पुअर ऑल पीपल, चाहे कोई भी है तो ये उसके लिए उसके द्वारा यूज होता है, और ये एसेंशियल फूड आइटम है जिसमें शायद सभी लोग, कोई डिनाई नहीं करेगा। अब ये क्यों, क्या था ये साल्ट मार्च और क्यों किया गया? मतलब जो साल्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और आप सभी को पता है कि जो इंडियन कोस्ट है वहां पे साल्ट बनता है, या आप साल्ट वैसे जैसे सांबर लेक है राजस्थान में, वहां से भी कलेक्ट किया जाता है। तो हमारा साल्ट हमारे कंट्री का प्रोडक्शन है, और फिर जो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें पसंद नहीं है। दैट्स नॉट गुड कि हमारा प्रोडक्शन, हमारे देश में वो चीज प्रोड्यूस की जा रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, जैसे गांधी जी ने सबसे पहले डिसीजन लिया कि 11 डिमांड्स, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स का एक अल्टीमेटम दिया, एक अल्टीमेटम जारी किया कि आप हमारे 11 डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लो, और जिन डिमांड्स में स्वराज की भी डिमांड थी, और इन डिमांड्स के लिए भी गांधी जी ने कहा, स्ट्रिक्टली गांधी जी ने ये लिखा कि आप 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। तो बट लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन ने कोई एक्शन नहीं लिया, लॉर्ड इरविन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने इग्नोर कर दिया गांधी जी के अल्टीमेटम को। तो महात्मा गांधी ने सेकंड डे यानी कि 12 मार्च को ही गांधी जी ने डिसीजन लिया साल्ट मार्च का, और साल्ट मार्च में गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया। तो 78 वॉलंटियर्स को ही यहाँ शामिल क्यों किया गया? बहुत से बच्चों का ये क्वेरी होगी कि 78 वॉलंटियर्स से कौन थे, क्यों 78 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया और कहाँ, ये अगर पूछा जाए तो शायद आप ये कहेंगे कि अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग एरिया से शायद कोई प्रोमिनेंट पर्सन होंगे। नहीं,
ऐसा कहा जाता है कि जो 78 वॉलंटियर्स थे वो गांधी जी के वो थे जो बहुत तेज चल सकते हैं, क्योंकि एक पैदल यात्रा थी और गांधी जी बहुत फास्ट चलते थे। अपने जितने भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने वो सेलेक्ट किए थे जो बहुत तेज उनके साथ चल सके। तो यहाँ क्या हुआ, गांधी जी ने जब 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ लिया तो गांधी जी ने ये मार्च 240 माइल्स का जो एक मार्च था, 240 माइल्स यानी कि कहां से कहां तक, साबरमती आश्रम से और दांडी तक का ये जो डिस्टेंस था ये गांधी जी ने 24 डेज में कंप्लीट किया। 24 डेज में गांधी जी ने इसको कंप्लीट किया और एट लास्ट 6 अप्रैल को गांधी जी ने वहां जाके सॉल्ट बनाया कोस्टल रीजन पे वाटर को बॉयल करके दांडी में। तो यहाँ पे जैसे 78 वॉलंटियर जब गांधी जी के साथ जा रहे थे तो गांधी जी जैसे शाम को कहीं रुकते थे, किसी गांव में रुकते थे या किसी जगह पे जब रुकते थे तो वहां पे एक सभा एक जो लोग इकट्ठे होते थे तो उनको गांधी जी बताते थे कि किस तरह से हम आगे का मूवमेंट करेंगे और आप सभी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको हम अपने देश से निकाल देंगे। तो वो उनको उनके साथ ये 78 वॉलंटियर्स के साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स शामिल हो गए और कहते हैं कि जाते जाते हजारों लोगों का एक जो ग्रुप है वो दांडी पहुंचा। उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल होते चले गए और इनमें वुमेन ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इस मूवमेंट में स्पेशली बहुत ज्यादा रहा। इसके बाद जैसे मैंने बताया ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, कितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस गांधी जी ने 60 मार्च के दौरान कंप्लीट किया। इसके बाद हाउ मेनी डेज, 24 डेज, 10 माइल पर डे, 10 माइल्स पर डे गांधी जी चले और वहां जाके कोस्टल रीजन पे कहां पे, दांडी जाके गांधी जी ने साल्ट बनाया और कहा, अंग्रेजों को दिखा दिया कि आपने जो साल्ट लॉ बनाया था उसको हमने वायलेट कर दिया। इसका मीनिंग मतलब यही था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यही है कि हम अपने आपके जो लॉज बनाए हुए हैं उनको हम वायलेट करते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं, तो वायलेट कर दिया। इसके अलावा दो जो यहाँ पे लॉज थे और यहाँ पे जो टैक्स देने के लिए फोर्स किया गया था, चौकीदारी टैक्स वगैरह, तो उनको टैक्स देने के लिए मना कर दिया। इसके बाद जैसे जो टैक्स उन पे लगाए गए थे, जैसे मैंने बताया, एक यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ का मैंने जिक्र किया। तो फॉरेस्ट लॉ क्या थे, जैसे इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट लॉ। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट थे उनको डिवाइड कर दिया था। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनमें जो एंट्री थी कॉमन पीपल की, वो एंट्री बैन थी बिकॉज दोज फॉरेस्ट वर टोटली अंडर कंट्रोल ब्रिटिश। तो वहां पे इन्होंने एंट्री करना शुरू कर दिया लोगों ने और कहा कि देखो हमने तो आपका फॉरेस्ट लॉ भी वायलेट कर दिया, सॉल्ट लॉ जो आपने बनाया था कि उस पे आप टैक्स दोगे, आपको टैक्स देना है, वो भी हम नहीं दे रहे हैं, हमने अपना साल्ट बना लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन किसके थ्रू है, साल्ट के थ्रू है। तो इसमें हमने पढ़ा कि साल्ट को कैसे एक सिंबल बनाया गया, किसका, गवर्नमेंट के विरोध का, गवर्नमेंट के से जो हम एजिटेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि जिसमें किन किन, जैसे हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पढ़ा था कि कौन कौन से ग्रुप उसमें शामिल थे, इसी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से ग्रुप शामिल थे। ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल पड़ा है, शुरू हो चुका है। तो इसके बाद हम अलग अलग ग्रुप्स की बात करेंगे, फिर हम उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको आज की ट्रिक और बता देती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले वीडियो में मैंने लर्निंग के लिए पॉइंट्स लर्न करने के लिए आपको बताए थे, दूसरी वीडियो में how to learn how to read your books or how to read your chapter like a newspaper, and in third video we have discussed about dates, how to learn dates easily, and in this video I will tell you about some long questions. if the question is very long, बहुत lengthy question है, तो उसके आपको जो भी points है उनमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो लगते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स मीन्स जो उसके कीवर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड आप इसको नहीं कह सकते, वैसे कीवर्ड्स आप कह सकते हैं। कीवर्ड डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं, तो आप उनको निकाल लें। यानी कि एक क्वेश्चन में अगर आपको कीवर्ड्स, एक लाइन में 2 कीवर्ड्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं। तो आप कीवर्ड्स को आप राइट कर लें एक नोटबुक में और उन्हें बार बार रिपीट करें। तब जब आप बार बार रिपीट करेंगे और सेंटेंस बनाते रहेंगे, अपने आप सेंटेंस बनाएं, इस तरह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़े इजीली आपको लर्न हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे अहेड।